जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल मैंने पूछा था मुफ्ती साहब से कि एक बड़ा आम-फ़हम बात है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम इस चीज़ का बोझ कब तक उठाते रहेंगे? अवाम अपने आप को सही करने की सोच कब अपने अंदर पैदा करेंगे? नहीं, बड़ा कन्फ्यूज़न है इस मामले में। बेहतरी पे जाने की सीढ़ियाँ अगर तोड़ दी जाएँगी, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ तोड़ दी जाएँगी तो ऊपर जाएँगे कैसे लोग? जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये छोटी-सी बात है। आपके 3 मुल्कों के अंदर मार्च पूरी पूरी सोसाइटी को ठीक किया स्टूडेंट ने। आपके यहाँ स्टूडेंट यूनियन ही नहीं है। जहाँ से तलबा निकलते हैं तो 1-2% ऐसे होते हैं जिसमें जावेद जब्बार होता है, जिसमें हुसैन हक्कानी होता है। तो ऐसे लोगों के तो रास्ते ही बंद हो गए ना। वो स्टूडेंट इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लाज़िम बात है वो कॉलेज में आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आगे भी जाएंगे। हम अपने ज़माने में, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जिस बिजनेसमैन या जिसके पास भी जाते थे वो हमें बहुत ओन करता था कि बच्चे आ गए हैं। फिर हमारे पूरे पूरे जुलूस 6-6, 7-7 मील दूर तक जुलूस हमारे जाते थे। मजा ले कोई रेस्टोरेंट बंद हो, कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं होता था। किसी स्टूडेंट में इतनी जरूरत ही नहीं थी कि किसी उसमें घुस करके कुछ। और उसके बाद क्या हुआ? आपको जो लगता है जुलूस कि होता है वो लूट लेता है। आपको लगता है मसूद साहब के पॉलिटिक्स ने आके स्टूडेंट्स में ये चीजें जो है जब वो इस तरफ भी हो गए थोड़ा सा एक अपनी एजुकेशन को या मूवमेंट को लेने के बाद अगर जो वो पॉलिटिकल तरफ भी आ रहे उन उसका इंफ्लुएंस भी आ जाता है, तो आपको लगता है कि ये चीज भी डैमेज करती है स्टूडेंट्स को? नहीं, एक्चुअली जो पॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स की जो लीडरशिप बिल्टअप होती है ना, तो उसके लोग स्टूडेंट उसके मातहत जब होते हैं तो फिर चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाती हैं, खराबियाँ खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। लेकिन जब स्टूडेंट की लीडरशिप ही ऊपर नहीं आ रही है तो बच्चों के स्टूडेंट्स के आइडियल ही नहीं आ रहे ना ऊपर। ये है आइडियल आने खत्म हो गए हैं हमारे पास, कोई मेंटोर नहीं बन मेरे रहा। ख्याल में 45 साल हो गए या 50 साल। आपकी गुफ्तगू के तनाज़ुर में मसूद साहब एक ज़हन में सवाल आ रहा है। आपने 2 बड़ी मौसर शख्सियत का ज़िक्र किया, जावेद जब्बार और जनाब हुसैन हक्कानी। ये 2 मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से इन दोनों का ताल्लुक था और इसी हवाले से मैं आपकी तरफ एक सवाल ला रहा हूँ कि माशरे में बर्दाश्त का इतना फक़दान क्यों हो गया है? एक वो वक़्त था जब ये 2 मौजूद होते होंगे अपनी फ़ील्ड में और एक अब आज का वक़्त है। आप ज़रा इस पे कुछ इस फ़र्क को कैसे देखते हैं? भाई लाज़मी बात है, स्टूडेंट्स के दरमियान में जो उनके अपने लोग हैं वो है ही नहीं, तो गैप हो गया लंबा। फिर जो इस वक्त पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसमें नौजवानों को कोई रोल ही नहीं, सब माइनस है। अब तो बिल्कुल वो नहीं कहना चाहता 47-45, लेकिन एग्जैक्टली अब तो वो हो गया ना। यंग क़यादत हमारे पास नहीं है कोई भी। यंग क़यादत ऑटोमेटिकली देखे ना, अब अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा है, अंडर 19 हो रहा है, अंडर 25 हो रहा है और फिर कायदे ट्रॉफी हो रही है, तो लाज़िम बात है रिप्लेसमेंट बड़ी तेजी से होती रही है ना। जब आप नीचे के इंस्टीट्यूशन खत्म कर देंगे तो ऊपर बंदा कहाँ से आएगा? सही, ये ऐसा होता है। कैप्टन आसिफ साहब, आपकी इस एयर 5 एम्बुलेंस के हवाले से मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप बताएं कि ये सरकारी इदारों से टेक्निकल इश्यूज़ पर आपको क्या मुश्किलात पेश आईं, ख़ासतौर पे जहाज़ों की सर्टिफिकेशन और उनकी मतलब एक्वायरिंग के हवाले से? आप ज़रा प्लीज़ इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, जो एक तो ये करप्शन बेस्ड सोसाइटी है हमारे मुल्क में करप्शन अपनी इंतहाई हदों के ऊपर है। बिल्कुल ठीक। अब से तकरीबन 16 साल पहले हमने एक एयरक्राफ्ट परचेज किया, एक हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है टेक्नोलिंक्स के नाम से। हमने वो एयरक्राफ्ट परचेज किया, यहाँ की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, उनसे हमने वो परचेज किया और वो उसमें हमें बैंक से भी हमने लोन लिया था। लेकिन एक साहब ने जो पूरी एक टीम यानी गैंग बन गया सारे लोग, और उन्होंने उस जहाज के अगेंस्ट हाई कोर्ट में पैसे खिला के उस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लिया और वो स्टे ऑर्डर ऐसे आया कि हमारे घर पे वो नोटिस नहीं आया कि इस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कोई केस फाइल हो गया। वो 3 उन्होंने नोटिस दिए एक जज साहब ने हाई कोर्ट के, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए माशाल्लाह से। आगे कार्रवाई बिगड़ा हुआ है, आपको पता ही है। तो वो स्टे हो गया। हमें जब पता लगा, जब वो एक आदमी आके घर पे
चिपका पेपर गया दिखा कि दिया। आपके एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे बहुत शदीद तरीन टेंशन हुई, मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन मैं क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने मेडिकल कराया था और मुझे फिर डॉक्टरों ने घेर लिया कि आपका बाईपास हम कर देते हैं और आपको तो हार्ट अटैक हो गया है। मैं वहाँ से निकल आया, हॉस्पिटल से निकला और उसके बाद हमने आके उसको परसू किया और जब हम खड़े हुए उसका जवाब देने के लिए, तो पता लगा कि वो जो बैंक ने जो प्रॉपर्टी एक रखवाई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ फंड्स की कमी थी, उन्होंने कहा सही। ये हमारे एक जानने वाले हैं, ये आपको एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आप बाद में इनको पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। 1 महीने बाद उन्होंने शोर मचा दिया कि ये मेरे पैसे दें। मैंने कहा भाई देखो, एयरक्राफ्ट ऑपरेट होगा हाँ। तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, तो जब हमने अपना काम शुरू किया तो पता लगा वो प्रॉपर्टी फेक है, किसी के डॉक्यूमेंट गिर गए, उसने उठा लिए आदमी ने ओहो, और वो आके उसने यानी दे दिए। बड़े मशहूर लोगों के ताउन से वो रख दिए गए। बैंक ने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि बैंक भी उसके साथ इन्वॉल्व था। ओह, अच्छा, जब वो स्टे ऑर्डर हमने विकेट कराया, हमें मतलब पता लगा कि ये तो फेक डॉक्यूमेंट है, वो आदमी तो भाग गया जिसकी प्रॉपर्टी थी। सही। स्टे विकेट हो गया। जब स्टे विकेट हो गया तो जिनसे एयरक्राफ्ट लिया था उन्होंने फिर बैंक के थ्रू एक और स्टे ले गया। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी दर्दनाक कहानी है कि ये जो माशरा है हमारा, ये यूँ समझिए कि ओरियां हो जाता है, सही। जिसमें शराफत नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखिए कि एक चीज़ है, यानी वो जहाज उड़ना चाहिए ना, उड़ने की चीज़ है, उड़ना चाहिए, आप उसको क्यों रोक रहे हैं? आज 16 साल से वो जहाज खड़ा हुआ है। आप आइए, मैं आपको दिखाऊं, वो जहाज खंडर बन गया। वो किसकी प्रॉपर्टी थी? ऐसी बात है, 16 साल में वो तो इस क्या मुल्क का बचेगा। भी पैसा था, बिल्कुल। उस जज के और इसी खिलाफ, मुल्क के लोगों उस के काम सिस्टम आना था। उस सिस्टम के खिलाफ एक केस में फाइल करने जा रहा हूँ और पूरे माशरे में लेके आऊंगा कि जिन लोगों ने किया था माशरा इनको पकड़े। बिल्कुल। हम तो एक सोसाइटी के फेवर की चीज ला रहे थे ना। दुरुस्त कह रहे हैं आसिफ साहब। माशरे में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हुनूस सवाल तलब हैं। एक सवाल में बारी बारी आप दोनों मौजूद हजरात की तरफ लाऊंगा। मसूद साहब, पहले आपसे, माशाल्लाह आप उन चंद मादूद खुश नसीब हजरात में शामिल हैं जिन्होंने 20वीं सदी का आखिर और 21वीं सदी का शुरू आपने अपनी उम्र में ये देखा। तो ख़ास तौर पे हम अपने दुनिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने माशरे और अपने शहर के हवाले से आपने क्या तब्दीलियाँ महसूस की? एक्चुअली सोसाइटी में जो कैरेक्टर्स थे वो कमज़ोर होते चले गए और उसकी बुनियादी वजह जो है ना, जितनी मैंने स्टडी की है, वो माशी बदहाली बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अब देखें, अंदाज़ा लगा लें कि आपका ये 5,000 का नोट, जब नोट 100 रुपये का था तो सोना 80 रुपये तोला था। आज 5.5 लाख रुपए तोला सोना है तो नोट कितना बड़ा होना चाहिए? इस 2.5 रुपये का नोट है, ये सबसे बड़ा नोट। बाकी सब चीज़ें इसी हिसाब लगा लीजिए। ये हुआ है माशरे के साथ, बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा मामला ना। जो तनख्वाहें थी वो कहाँ चली गई? जो चपरासी की तनख्वाह 100 रुपये थी तो सोना 80 रुपये तोला था या 150 रुपये तोला था। आज 19 ग्रेड के आदमी की तनख्वाह 5.5 लाख तो नहीं। सही। तो वो जो रेशो हिसाब किताब का होता है ना, वो रहेगा तो सोसाइटी। अब ठेले वाले को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकारी नौकर को तकलीफ है, उसकी तनख्वाह बहुत नीचे चली गई है। ठेले वाले को तो 80 रुपये तोला किलो अगर आलू मिला तो उसने 85 बेच दिया। जिस दिन वो 200 हो जाएगा वो 210 रुपये बेच देगा। लेकिन सरकारी नौकर कहाँ खड़ा होगा? वो तो नहीं, जो माशरे का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है जी, वो कहाँ जाएगा? मसूद साहब, बिल्कुल आपने एक पहलू की तरफ बड़े मौसर अंदाज में निशानदेही की। कैप्टन आसिफ साहब, यही सवाल मैं अगर आपकी तरफ लाऊं कि 20वीं सदी का आखिर और 21वीं सदी का शुरू देखने वाले चंद बाशऊर खुश नसीबों में आप भी शामिल हैं, तो उस हवाले से आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि तब्दीली हमारे रवैयों में, हमारे अखलाकियात में तब्दीली कैसे आई और कितनी आई है? देखिए, माशरे की अखलाकी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशरा मतलब इंतहाई पस्ती में चला गया है और उसमें जो हमारी जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो जवान हो रहे हैं,
उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। हमारा एक तो स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो टीचर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी उस तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। और ना माँ बाप उस तरीके से जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं ना। और ये जो खास तौर पे अब जो आपका टीवी का जो सिस्टम आया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के देखने की नहीं है, बच्चों के सुनने की नहीं है, बच्चों के समझने की सिस्टम नहीं जो आ गए हैं, सोशल मीडिया बिल्कुल सोशल मीडिया आ गया है, एक तूफान है। बिल्कुल उसको बचाने के लिए हमें अपनी मौजूदा नस्ल को और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए सबको मिल के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल मैं इनसे पूछूं, ये जी। एक जहाज गिरा था कराची में, क्योंकि आप कप्तान हैं तो आप बताएंगे कि 2-3 लफ्जों में बताइएगा कि उसकी बुनियादी गलती किसकी थी? कौन सा वाला? बहुत सारे गिरे हैं। मॉडल कॉलोनी में जो गिरा था, मेन जो जहाज गिरा था, बहुत बड़ा 30 दिन पहले भी यही जहाज था। देखिए, वो पायलट एरर था, पायलट की गलती थी। और यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे ऐसे पायलट PIA में भर्ती हुए हैं कि जो साइको केस थे, मेडिकली रिजेक्ट हो गए थे, वो कहीं और से जाके अपनी साइकोलॉजिकल टेस्ट करा के आए और भर्ती हो गए। ये तो यहाँ केस बनते नहीं है। PIA ने शायद कुछ निकाले भी थे। नहीं, असल में बात यह है कि उसमें बड़ा गलत मैनिपुलेशन पायलट है, वो पायलट है, कंट्रोल टावर की गलती थी। नहीं, अभी एक जहाज लैंड किया है पानी में, सिर्फ कंट्रोल टावर का एक ही काम होता है, जहाज का व्हील निकला कि नहीं निकला। नहीं, अगर वो कह देता कि व्हील नहीं निकला है तो जहाज जमीन पे ना लाता, वो लाता ही नहीं कि मैं अपने जहाज को जमीन पे पटाखे की तरह फोड़ दूंगा क्या, मैं लाऊंगा ही नहीं नीचे। ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ये सीधी बात है। अभी अमेरिका में एयर ब्लू बिल्कुल देखें, में जो हुआ था, अभी ये अमेरिका में एक जहाज, वो भी दरिया में उसने लैंड करा लिया और सारे बच गए, और उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था, जो हमारे यहाँ निशान हैदर होता है ना, वो अवार्ड उसको दिया गया था। और अभी एक फोकर जहाज जो है वो भी लैंड किया, उसने 45 सवार थे उसमें, सारे के सारे बच गए। अच्छा, ये हमारे आदमी के व्हील बाहर नहीं निकला है तो क्यों व्हील पे लाएगा? अच्छा, ये हमारे यहाँ आसिफ साहब कुछ है इशू या एरर है कि जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो टाइमली चेक नहीं होते हैं। अभी कुछ अर्से पहले भी मैंने सुना था एक जहाज उड़ा है, बीच उसमें उसको पता चला, मतलब बहुत ज्यादा हाई पे नहीं जाके, कि जी उसके व्हील्स में इशू आ रहा है। अब वो शुक्र है कि उन्होंने बहरहाल किसी तरह करके उसको मैनेज किया, उतारा, जो भी कुछ किया, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज पहले क्यों नहीं चेक होते? क्योंकि इतने लोगों की जानें हमारे ज़ाहिर वो होती है, कंधों पर होती है। ठीक है, असल में जब हमारा माशरा खराब हो जाए ना, तो उसका असर हर एक पे जाएगा, चाहे वो पायलट हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, सिविल एविएशन हो, पुलिस हो, फौज हो, जो भी कुछ हो, माशरा आपका सड़ चुका है। ये मैं तो ये कहूँगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, और मैं उम्मीद करता हूँ गुफ्तगू तशना रही, इसलिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात करें माशरे पे बात करने मतलब वो कभी नेवर एंडिंग टेल हो जाती है। बिल्कुल। मैं बहरहाल ज़ाती तौर पर मसूद आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर तशरीफ लाए, और कैप्टन आसिफ रजा का खुसूसी तौर पर शुक्रिया कि अपनी बेतहाशा मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।